हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का नेचर, ऑब्जेक्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। आपका जो सिलेबस है उसके अनुसार आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का नेचर, इम्पोर्टेंस पढ़ना है और आज हम लोग इसी विषय पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात है कि जो किसी भी टॉपिक का जो नेचर होता है वो डिपेंड करता है उस टॉपिक का यूज़ के ऊपर। हम लोग जानते हैं कि कॉस्ट अकाउंट का यूज़ होता है किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालने के लिए, मतलब लागत निकालने के लिए। तो इससे रिलेटेड कुछ नियमों को हम लोग फॉलो करते होंगे, कुछ सिद्धांतों को हम लोग फॉलो करते होंगे, जिसके आधार पर ही हम लोग कॉस्ट का निर्धारण या कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो नेचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग को सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इस जो सब्जेक्ट है, कॉस्ट अकाउंटिंग जो एक सब्जेक्ट है, ये किस नेचर का है। तो सबसे पहले जो लागत लेखांकन की प्रकृति से से यह है कि लागत लेखांकन विज्ञान है या कला है, अथवा दोनों। इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि लागत लेखांकन विज्ञान और कला दोनों हैं, जैसा कि नीचे स्पष्ट किया गया है। आप नीचे वाला जो नोट्स है वो हम लोग देखते हैं, उसके बाद पता चल जाएगा कि इसका नेचर क्या है। लागत लेखांकन ज्ञान की एक शाखा है। हालांकि लागत लेखांकन की वित्तीय लेखांकन की एक शाखा माना जाता है, मतलब फाइनेंशियल अकाउंट का ही एक ब्रांच माना जाता है। यह ज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक है। यह ज्ञान का एक संगठित निकाय है जिसमें इसके अपने सिद्धांत, अवधारणाएं और परंपराएं शामिल हैं। यह सिद्धांत और नियम उद्योग में भिन्न होता है, मतलब अलग अलग बिजनेस में, अलग अलग इंडस्ट्री में कॉस्ट अकाउंटिंग ना अलग अलग होता है, इसलिए अलग अलग सिद्धांत होते हैं। वो जो भी है, आप ये समझ सकते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ अ ब्रांच ऑफ नॉलेज। ये बात आपको समझ में आ रहा है कि एक नॉलेज का ब्रांच है, जहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंट इज़ ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ नॉलेज, कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ नॉलेज, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ नॉलेज। सभी का अपना अपना इस्तेमाल होता है बिजनेस में, अलग अलग यूनिट्स में। तो पहला नेचर तो है कि ये एक नॉलेज, ब्रांच ऑफ नॉलेज है, ठीक है, जो अलग अलग व्यापार के लिए अलग अलग कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप किया जाता है। तब अब देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। लागत लेखांकन एक विज्ञान के रूप में है। हम लोग जानते हैं कि एक सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग और ये क्या है, एक साइंस है। लागत लेखांकन एक विज्ञान है क्योंकि अन्य विज्ञानों की भांति इसके भी अनेक सिद्धांत, विधियों एवं तकनीकें हैं जिसके संबंध में शिक्षण और प्रशिक्षण प्राप्त करके ज्ञान अर्जित किया जाता है। एक लागत लेखांकन को अपने कर्तव्य का भली भांति निर्वाह करने के लिए लागत लेखांकन को विधिवत ज्ञान की आवश्यकता होती है, अर्थात उसे लागत लेखांकन से संबंधित उत्पादन, नियंत्रण, क्रियात्मक शोध और रेखीय कार्यक्रम आदि का भली भांति ज्ञान होना चाहिए। देखिए, ये क्या एक साइंस है। लोग आज के डेट में कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ाई के माध्यम से ज्ञान ले रहे हैं और इस फील्ड में अब अच्छा पैसा कमाने का काम भी कर रहे हैं। तो ये एक साइंस है जिसको सीखा जाता है और सीख कर अपना काम, मतलब हम लोग अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ भी करते हैं। तो ये एक साइंस है। इसका नेचर क्या है, एक ये साइंस भी है, ठीक है। तीसरा है कि ये आर्ट है कि नहीं, ये बताना है। तो ये आर्ट भी है। जब हम लोग इसको साइंस बोल रहे हैं तो साइंस में जो भी नियम है, रूल्स है, उसको हम लोग प्रिंसिपल्स है, उसको फॉलो करने के लिए एक आर्ट की ज़रूरत पड़ता है, जिसके कारण हम लोग उस साइंटिफिक चीज़ को
यूज़ कर पाते हैं। लागत लेखांकन एक कला भी है क्योंकि इसकी प्रमाणित लागत विधि मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है और मार्जिनल कॉस्टिंग जो है ऐसी तकनीक है जिसकी सहायता से एक लागत लेखांकन या निर्णय ले सकता है कि लागतों को किस प्रकार नियंत्रण किया जाए, पुराने प्लांट के साथ क्या किया जाए, उसके स्थान पर नया प्लांट लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, या फिर किसी विशिष्ट उत्पाद का उत्पादन बंद कर दिया जाए या उसको जारी रखा जाए। ये सब चीज़ों को आप जब डिसाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं साइंटिफिक चीज़ को समझकर अपने बुद्धि विवेक से, अपने एक्सपीरियंस से उस चीज़ को डिसीजन लेते हैं। तो इसको एक कला बोलते हैं जहाँ पर एक नॉलेज होता है जिसको वही वो अपना आर्ट को यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो ये एक आर्ट भी है। लास्ट है लागत लेखांकन एक पेशा है। ये एक क्या है? पेशा मतलब क्या होता है? एक प्रोफेशन है। हाल के वर्षों में लागत लेखांकन एक महत्वपूर्ण पेशा बन गया है जो अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। यह दृष्टिकोण दो तथ्यों से स्पष्ट होता है। सबसे पहले नेशनल एसोसिएशन टू अकाउंटेंट्स मतलब NAA, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट UK मतलब यूनाइटेड किंगडम, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स इन इंडिया और ऐसे अन्य पेशेवर निकाय की स्थापना ने मतलब इस तरह का जो इंस्टीट्यूट का स्थापना हो रहा है जिसके कारण हम लोग एक प्रोफेशन को विकसित किए, मतलब डेवलप कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग शिक्षा लेते हैं, जानकारी लेते हैं और अपने जीवन को जीने के लिए, रोजी रोटी का जुगाड़ करने के लिए ये प्रोफेशन के रूप में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये सब नॉलेज डेवलप कर लेते हैं हम लोग और उस डेवलप्ड नॉलेज को किसी दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो ये एक तरह का प्रोफेशन हो जाता है। जैसे डॉक्टर क्या करते हैं, अपना पढ़ाई करते हैं MBBS का और उसके बाद वो मरीज का इलाज करने के लिए जो भी टेक्निक्स है वो सीखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और बाद में उसको जब मरीज के ऊपर अप्लाई करते हैं, मरीज को इलाज करते हैं तो बदले में वो जो रेम्यूनरेशन मिलता है ये उसका क्या होता है, वो जो नॉलेज डेवलप किया उसके बदले में अवार्ड मिलता है। तो आज के युग में अगर हम कॉस्ट अकाउंट के बारे में कुछ सीख लिए, कहीं से पढ़ाई कर लिए कॉलेज से, तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे कि नहीं और पैसा कमाएंगे। तो एक तरह का पेशा भी है, इसका नेचर क्या है, ये एक प्रोफेशन भी है। तो कॉस्ट अकाउंट एक प्रोफेशन भी है। इन recent year cost account has been one of the important profession which has become more challenging. This view is evident accounting facts. First, the setting of the various professional bodies such as National Association of Accountant, the Institute of Cost and Management Accountant UK, the Institute of Cost and Works Accountant in India and such other professional bodies both in developed and developing country have increasing the growth awareness of costing profession among the people। मतलब जागरूकता हुआ है लोगों के बीच में, ये ज्ञान अनुभूति हुआ है कि हम लोग को कॉस्ट के बारे में कुछ जान लें तो हम लोग एक अच्छा पेशा के रूप में मतलब प्रोफेशन के रूप में हम इसको एडप्ट कर सकते हैं। तो लोग कर भी रहे हैं। तो आपको समझ में आया कि नेचर क्या है हम लोग का अकाउंट्स का, मतलब वो कॉस्ट अकाउंटिंग का नेचर क्या है समझ में आ गया। अब हम लोग को क्या करना है कि इम्पोर्टेंस को देखना है। तो चलिए इम्पोर्टेंस क्या क्या है उसको भी फटाफट देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंस को पढ़ने से पहले आप लोग को एक चीज़ बता दें कि इम्पॉर्टेंस अगर आपका क्वेश्चन में आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, तो आपको तो ये जो हम बता रहे हैं वो तो लिखना ही है। साथ में अगर इम्पॉर्टेंस के जगह पर ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग अगर पूछा जाए तो दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। तो चलिए देखते हैं इम्पॉर्टेंस में किस तरह से हम लोग
कॉस्ट अकाउंटिंग को अपने बिजनेस लाइफ में इम्पोर्टेंस समझते हैं या नहीं समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कंट्रोल एंड रिड्यूस कॉस्ट। अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं तो आपका जो कॉस्ट है, जो खर्च है, उसमें कंट्रोल किया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग कंटिन्यूअसली फोकस ऑन मैनेजिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट टू इम्प्रूव प्रॉफिबिलिटीज विदाउट कम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ द गुड्स। देखिए, गुड्स का क्वालिटी न खराब करके हम अगर कॉस्ट को कम कर लेंगे तो इससे अच्छा बात क्या हो सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अगर कॉस्ट अकाउंटिंग सीखते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है, लागत है, जो बनाने में खर्च आता है, उसको आप कम कर सकते हो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है विक्रय मूल्य निर्धारित करना। किसी भी प्रोडक्ट को बनाएंगे तो भाई उसको बेचना है कि रखना है, बेचना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसका प्राइस जानना चाहिए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपको बहुत मदद करता है कि एक प्रोडक्ट का क्या प्राइस हो सकते हैं, तो आप अच्छे से डिटरमाइन कर सकते हैं सेलिंग प्राइस। तो नेक्स्ट है आपका निर्णय लेने में प्रबंध की सहायता करना। ठीक है, तो लागत लेखांकन के आधार पर तैयार की गई जो रिपोर्ट्स हैं, जो हम लोग को रिपोर्ट बना के देता है कॉस्ट अकाउंटेंट, उसके आधार पर हम लोग प्रबंधकीय निर्णय मतलब मैनेजरियल डिसीजन आराम से ले सकते हैं, और वो हम लोग का बिजनेस को समर्थन करता है। मतलब हम लोग को बिजनेस के अकॉर्डिंग हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, असिस्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, हम लोग को असिस्ट करता है, हम लोग को उकसाता है कि आप ये डिसीजन ले सकते हो। नेक्स्ट है समापन सूची का पता लगाना। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है असर्टेन क्लोजिंग इन्वेंटरी। देखिए, हिंदी वर्ड थोड़ा अलग टाइप का होता है, समापन सूची का पता लगाना। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जो सामान आप बेच नहीं पाते हो, क्लोजिंग इन्वेंट्री बोलते हैं उसको, क्लोजिंग स्टॉक बोल सकते हैं आप, उसका क्या वैल्यू होगा, इसका पता लगाना हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग से आसानी से जान पाते हैं, जिसके लिए हम लोग के बिजनेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन करें। ठीक है, नेक्स्ट है प्रत्येक गतिविधियों से लाभ सुनिश्चित करें। ठीक है, लागत लेखांकन लागत की समीक्षा करता है और सभी व्यावसायिक गतिविधियों से लाभप्रदता मतलब प्रॉफिबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्तर पर सुधारात्मक कार्रवाई करता है। इंश्योर प्रॉफिट फ्रॉम ईच एक्टिविटी, हर एक एक्टिविटी से हम लोग प्रॉफिट कमा सकें, इसके लिए भी हम लोग प्रयास करते हैं। बजट बनाना, ये तो आप समझ सकते हैं। बजट बनाने का मतलब तो होता है कि आप किसी भी काम को करेंगे उससे पहले आप बजट बना लें कि क्या खर्च आने वाला है। तो इस तरह से हम लोग पहले बजट बना लेते हैं कॉस्टिंग के मदद से, कॉस्ट अकाउंटिंग के मदद से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी हो जाता है हम लोग के बिजनेस के लिए। प्रदर्शन मानक निर्धारित करना मतलब सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, हम लोग क्या परफॉर्म करेंगे कल दिन पर, मतलब 1 दिन 2 दिन बाद 4 दिन बाद, तो इसको हम लोग पहले डिसाइड करना है कि हम लोग का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। तो अकाउंटिंग में तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो जब होता है कैश खर्च कर देते हैं या कैश बाकी रहता है सर्विस ले लेते हैं उसका एंट्री करते हैं। मगर कॉस्ट अकाउंट में हम लोग आने वाले दिन में क्या परफॉर्मेंस होगा इसके एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम लोग सीख सकते हैं, स्टैंडर्ड डेवलप कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम लोग काम को आगे करेंगे। अब देखेंगे कि हम लोग जो स्टैंडर्ड डेवलप किए थे उसके मुताबिक हम लोग काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट है कि नहीं, आप स्टैंडर्ड अगर कर लेंगे कि आपके एग्ज़ाम में आपको 80% 90% मार्क्स स्कोर करना है, तो आपका स्टैंडर्ड कहाँ चला गया 90% में। फिर आप जब आप एग्ज़ाम दोगे और उसमें देखेंगे कि आपका 95% आ गया या किसी का मान लीजिए कम आ गया 80% आ गया, तो आप जज करोगे कि नहीं कहाँ पर आपका जो पढ़ाई है वो कमज़ोर पड़ गया या आप नहीं सके एग्ज़ाम में, किस जगह आप मतलब वीक हो गए। तो ये एक फ़ायदा है ना कॉस्ट अकाउंटिंग रखने से, आपका बिजनेस में आपको हमेशा अलर्ट रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट है
व्यावसायिक विस्तार, व्यवसाय का विस्तार करना, बिजनेस को एक्सपेंशन के लिए, मतलब बिजनेस को आप बड़ा कर सकते हैं। यह विभिन्न चरणों में उत्पादन की लागत का अनुमान लगाता है, मतलब अलग अलग लेवल में क्या हम लोग कॉस्ट मेरा आएगा, मतलब अलग अलग लेवल समझ रहे हैं ना। मान लो आप 10,000 यूनिट माल बनाते हैं तो उसका लेवल अलग हो गया। आपने 1,00,000 यूनिट माल बनाने का टारगेट रखा है तो वो एक अलग लेवल में चले गए आप। तो बिजनेस का विस्तार हो रहा है कि नहीं। पहले कहाँ 10,000 यूनिट बेचते थे, अभी 10,00,000 यूनिट बेच रहे हैं, 1,00,000 यूनिट बेच रहे हैं। तो आप एक्सपेंशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसके आधार पर आपको अनुमान लगाया जा सकता है कि आप बिजनेस को कहाँ लेके जा सकते हैं। ठीक है, इट इज़ एस्टिमेट्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट डिफरेंट स्टेजेस। बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस द मैनेजमेंट कैन प्लान फॉर एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। अब उसके हिसाब से आप कितना अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं, कितना बड़ा कर सकते हैं बिजनेस को, वो आप पर डिपेंड करेगा। इन्फॉर्मेशन तो आपको चाहिए पहले। बर्बादी को कम करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके बिजनेस में बर्बादी कुछ होता है, मटेरियल का, लेबर का, पैसा का, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं वेस्टेज को। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो जिसके कारण हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग को एडप्ट करके रखना चाहिए अगर आपका कॉस्टिंग डिपार्टमेंट है तब। हाँ, और नहीं तो आप अपना बिजनेस को फाइनेंशियल अकाउंट से मैनेज कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थे नेचर के बारे में और इम्पोर्टेंस के बारे में। आप भूलिए मत, ये ऑब्जेक्ट भी हो गया, समझो कि किस उद्देश्य से हम लोग कॉस्ट मैनेजमेंट को मैनेज करेंगे, इसका भी आप यहाँ से डिसाइड हो गया। ठीक है, आपका जो एफिशिएंसी है वो भी इम्प्रूव हो सकता है बिजनेस का। ठीक है, आप अगर यहाँ देखें तो एक ही जगह पर हम सारा पॉइंट को बना के यहाँ पर आपको लिख दिए हैं। कंट्रोल एंड रिड्यूस कॉस्ट, डिटरमाइनिंग सेलिंग प्राइस, असिस्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, एसेट एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, एंश्योर प्रॉफिट फॉर ईच एक्टिविटी, बजटिंग करना, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, मिनिमाइजिंग वेस्टेज के लिए और इम्प्रूव एफिशिएंसी के लिए। आप चाहे तो ये पॉइंट को ऑब्जेक्ट बोल लीजिए, चाहे तो आप इसको इम्पोर्टेंस बोल लीजिए, दोनों में काम में आएगा। तो चलिए अंत में हम यही बोलना चाहते हैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे और लाइक भी कर दीजिए और कमेंट बॉक्स को ज़रूर यूज़ करें। इससे हम लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हम लोग अपना जो लाइफ में जो भी टाइम बचता है उसको ज़्यादा हम लोग इसमें एक्सपेंड करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और अगर चैनल में नए हैं तो ये तो आपको बहुत ही पहले कर लेना चाहिए। जब आप वीडियो देख लिए तो अब आप कर लीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके। थैंक यू।